हो गया। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून जोशना, अमन, पूजा, सुमित, ऋषभ, एवरीबडी हेलो। मैं बिल्कुल अच्छी हूं बेटा, थैंक यू सो मच। आज से हम जेनेटिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पिछले कुछ सालों से मॉलिक्यूलर बेसिस से ज्यादा और प्रिंसिपल से थोड़े से कम क्वेश्चंस आने लगे हैं, बट पहले एक समय था जब इसका राज चलता था। जैसे पुष्पा राज है, ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का राज था। यू नेवर नो कब तख्ता पलट हो जाए, यू नेवर नो कब यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने लग जाए। यानी बिल्कुल ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस के साथ ही उतना ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ईयर में मॉलिक्यूलर बेसिस से 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, इससे कभी 3 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 2 आते हैं, बट कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस चैप्टर के लिए एक्साइटेड है? जरा मुझे अपना प्यारा सा दिल 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 दे दीजिए। बहुत मजे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट बिल्कुल मस्त पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टूडेंट्स, तो आज तो डबल आशीर्वाद लेने की बनती है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबकी आंखों में चमक, सबके चेहरे पे स्माइल, और दिल में डबल ट्रिपल जोश, एक्साइटमेंट। उस स्टेथोस्कोप को याद करो, उसे 4, 5, 6x और बढ़ा दो, उस एक्साइटमेंट को, उस खुशी को। आशीर्वाद लेते हैं बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो, बायोलॉजी मैया की जय हो। तो एक बार बस आपको क्विकली रिमाइंड करा देती हूं। आप में से अगर किसी ने नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल मैंने ऑफिशियल बनाया है, जिसपे हम डेली डोज, इम्यूनिटी बूस्टर्स, क्वेश्चंस, लाइव, मैं आपके साथ हर टाइम कनेक्टेड रहती हूं। तो अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर की शुरुआत कुछ बेसिक टर्म पढ़ाकर करती हूं। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो बार बार इस चैप्टर के अंदर आएंगे। हम शुरू में ही उन्हें एकदम क्लियर करेंगे। मैं ये मानकर चलूंगी कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो पे, क्या आप बिल्कुल जीरो से कम तो कुछ होता नहीं है। मुझे आप चाहिए भी जीरो पे, मुझे खाली क्लास चाहिए ताकि मैं उसे भर सकूं। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। बेटा देखो, इस चैप्टर के नाम में 2 शब्द हैं, 3। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। बेटा ये जो इनहेरिटेंस शब्द है ना, ये हायर से आया है, और हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूं, जैसे बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। यानी बाबर की सारी प्रॉपर्टी, पोजीशन हुमायूं को मिलेगी, हुमायूं से अकबर को मिलेगी। फर्स्ट प्रेसिडेंट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, के बाद फोर्थ, ये जो हेरारकी होती है, उत्तराधिकारी। इसी तरह दादाजी, दादा दादी से पापा में कैरेक्टर्स आए, पापा से आप में आए, आप से आपके बच्चों में जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, इसके क्या सिद्धांत है? क्यों हाथी के घर हाथी पैदा होता है, चूहा नहीं होता? कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन में? उस ट्रांसमिशन को इनहेरिटेंस कहते हैं। बट हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी नहीं होते। जैसे अकबर हुमायूं की कार्बन कॉपी नहीं था। हाँ, उसे उसकी प्रॉपर्टी मिली थी, पर अकबर की अपनी सोच थी। अकबर ने जितना इंडिया को अपनाया उतना दूसरे मुगल रूलर्स ने नहीं अपनाया। अकबर कहते थे, मैं उस डिबेट में नहीं जा रही हूं, बट कंपैरेटिवली ब्रॉड माइंडेड था, ह्यूमन इंडियन कल्चर को बहुत एक्सेप्ट किया था, हिंदू प्रिंसेस से शादी की थी। अब आप प्लीज कोई उसमें कंट्रोवर्सी में मत जाना, एक एग्जाम्पल बता रही हूं। यानी कुल मिलाकर बैक्टीरिया के अंदर जब बाइनरी फिजन होता है, यीस्ट के अंदर बडिंग होती है, वहां कार्बन कॉपी बनते हैं पेरेंट की, बट हम कार्बन कॉपी नहीं है। और हम इसलिए कार्बन कॉपी नहीं है क्योंकि जब हमारे अंदर हमारा पहला सेल जाइगोट बनता है गैमीट के फ्यूजन से, और गैमीट बनते टाइम मियोसिस हुआ है, और मियोसिस के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर हुई है पैकाइटिन स्टेज में।
सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ा है। और इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, यानी हम सब में वेरिएशंस भी हैं। तो हम अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का, वो इनहेरिटेंस है, बट ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, वो वेरिएशन है। और इसी के सिद्धांतों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा इसी इनहेरिटेंस की, वेरिएशन की जो स्टडी होती है, उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स का मतलब है जहां पर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। और इन वेरिएशंस का अल्टीमेट रीजन है क्रॉसिंग ओवर। म्यूटेशन से भी हो सकता है, अचानक से कोई म्यूटेशन हो जाए, हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन में, डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाए, उससे भी वेरिएशन आ सकता है। पर अल्टीमेटली क्रॉसिंग ओवर तो है ही, क्योंकि हर जनरेशन में जब भी गैमीट बनना है, मियोसिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, वेरिएशंस आएंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो आइए चलिए इसी टर्मिनोलॉजी से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला वर्ड लिखिए प्लीज, इनहेरिटेंस। बहुत सिंपल है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from of parents to offspring. So it is the process of transmission of characters, process of transmission of characters from parents to offsprings, transmission. Now वेरिएशंस, हम अपने पेरेंट से जितनी डिग्री में डिफरेंट है, द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम their parents. Now, genetics, branch of biology which deals with study of inheritance and variations. Branch of biology deals with study of inheritance and variations. Inheritance and variations. Now, जेनेटिक्स के जनक किसे कहते हैं? बेटा ऐसा याद रखो कि जिसकी जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग होगी उसे मेडल पहनाएंगे, मेडल, यानी मेंडल इज द फादर, ग्रेगर जोहान मेंडल, G.J. मेंडल। आप सब पूरा नाम मत याद रखो, मेंडल याद रखना। वैसे भी मेंडल जी के बारे में इतना पढ़ेंगे कि अभी रट जाएगा ऑलरेडी। एक और वर्ड आएगा एनसीईआरटी में, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स केवल पूछेंगे तो मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछेंगे तो मॉर्गन। इनके वर्क के बारे में हम और ज्यादा भी आगे पढ़ेंगे। प्लीज इतना नोट कर लीजिए, तो मुझे डन लिख दो। नाउ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस। क्यों हम सब डिफरेंट हैं? म्यूटेशंस के कारण भी वेरिएशंस आ सकते हैं, बट अल्टीमेट सोर्स जो बोला जाएगा, अल्टीमेट, वो है क्रॉसिंग ओवर। जब मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा, प्रोफेज 1 होगा, पेकाइटिन स्टेज होगी, उसमें क्रॉसिंग ओवर, या जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। सबको याद आ रहा है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा।
एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगेगा। याद आ रहा है सबको? अब आइए हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। बेटा दो टर्म्स बार बार आएंगे, एक कैरेक्टर और एक ट्रेट। बड़ा ध्यान से सुनो, दो टर्म्स बार बार आएंगे। ये मेंडल जी हैं, मैन ऑफ साइंस, मैन ऑफ गॉड। जी हाँ, ये पादरी प्रीस्ट थे, आज इनकी स्टोरी बताऊंगी। तो मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ गॉड, फादर ऑफ जेनेटिक्स। दो शब्द आएंगे जिनमें से पहला शब्द आएगा बेटा कैरेक्टर और एक वर्ड आएगा ट्रेट। देखो समझो, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, हिंदी में बात करें तो चरित्र, और ट्रेट का मतलब होता है विशेषता। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि आंसर बदल जाएगा कैरेक्टर और ट्रेट वर्ड बदलने पे। मान लो कोई पॉजिटिव कैरेक्टर का इंसान है, पॉजिटिव चरित्र है, तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी? वो स्माइलिंग होगा, काइंड हार्टेड होगा, इनोसेंट होगा, जज नहीं करेगा, मोटिवेटिंग होगा, सिंपल होगा, सॉफ्ट होगा, केयरिंग होगा, शेयरिंग होगा, ये उसकी विशेषताएं होंगी। अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर का है, नेगेटिव चरित्र का, तो उसकी भी विशेषता होगी। इरिटेटिंग होगा, गुस्सा वाला होगा, चिड़ वाला होगा, हमेशा नेगेटिव देखेगा, जज करेगा, नीचा दिखाएगा, डिमोटिवेट करेगा, ये सारी उसकी विशेषता होगी। यानी अगर मैं ऐसा मानूं कि फ्रूट एक कैरेक्टर है, तो मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज ये ट्रेट्स हो गए। अगर मैं ये मानूं पेड़ की हाइट एक कैरेक्टर है, तो पेड़ टॉल है, डॉर्फ है, ये ट्रेट हो गया। अगर आई कलर एक कैरेक्टर है, तो ब्राउन आई, ब्लैक आई, ब्लू आई, ग्रीन आई, ये ट्रेट हो गए। अगर आइसक्रीम एक कैरेक्टर है, तो वेनिला फ्लेवर्स, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ब्लैक करेंट, ये ट्रेट्स हो गए। क्या इतना समझ में आया? एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई कलर अगर कैरेक्टर है, तो ब्लैक आई, ब्राउन आई, ब्लू आई, ग्रीन आई, ये ट्रेट्स हो गए। इसी तरह पेड़ की हाइट अगर एक कैरेक्टर है, तो वो हाइट कैसी है? टॉल है, डॉर्फ है, ये ट्रेट हो गया। क्या ये दो टर्म अच्छे से समझ में आ गए बेटा? यानी मैं ये बोल सकती हूं कि ट्रेट जो है ये ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। भले ही आप मत लिखो, ये रटना नहीं है बेटा, ये समझना है। ये रटना नहीं है, ये समझना है। अब बार बार तीन टर्म्स आते हैं, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, जीन। आइए इनको समझते हैं। हालांकि मैं आपको पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी पढ़ा चुकी हूं, और मैं आपको जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा चुकी हूं। बेटा डीएनए वो केमिकल है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमने मॉलिक्यूलर बेसिस में अच्छे से पढ़ा है कि सम वायरसेस में आरएनए है, बट मेजरली डीएनए है जिसके ऊपर जीन्स हैं। मैंने आपको कैसे सिखाया था कि जैसे मान लो ये पूरा डीएनए है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए, तो डीएनए का वो पार्ट जहां से एमआरएनए और कोई प्रोटीन बनेगा उसे अपन ने जीन कहा था। याद आया बेटा? ये जीन है, जीन से एमआरएनए और अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है, पूरा ये डीएनए है। यानी अगर कोई पूछे बेटा कि कौन सा केमिकल है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो डीएनए। तो डीएनए को केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहेंगे, तभी तो उस चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। कौन सा केमिकल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? डीएनए है। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इंटरफेज होता है उस समय पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन का धागा मिलता है। उस समय पर क्रोमैटिन मिलता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। बेटा ये मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर बेसिस में रिवाइज भी करवाया था। क्रोमैटिन का मतलब था इसमें डीएनए तो है ही,
साथ में हिस्टोन प्रोटीन था, ये दोनों 90% बना रहे थे, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन थे, प्लस थोड़ा सा आरएनए था। याद आया? यानी जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तब डीएनए क्रोमैटिन धागे के रूप में मिला था, लेकिन जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा, जब सेल डिवीजन होगा, एम फेज आएगा, तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होगा, गाढ़ा होगा, और तब हमें इससे क्रोमोसोम्स मिलेंगे। यही क्रोमोसोम बना लेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, तो क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बन जाता है। ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी, और सेल साइकिल, सेल डिवीजन में भी, और मॉलिक्यूलर बेसिस में भी। तो डीएनए केमिकल है जो क्रोमैटिन धागे के रूप में रहता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए होगी तो क्रोमोसोम बनेगा। एक्चुअली जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर एक प्रोटीन डिसाइड करता है, यानी जीन ट्रांसफर हो रहा है। अगर मम्मी पापा से बच्चे में वो जीन आएगा तो ही वो प्रोटीन बनेगा और तो ही वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। यानी एक्चुअली क्या पार्ट है? केमिकल तो डीएनए है, पर डीएनए के अंदर भी जीन। तो ये लिखो, आपको ये लिखना है बेटा, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप लोग प्लीज नोट्स में ऐड करो, ये बात लिखो, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली क्या पार्ट ट्रांसफर हो रहा है? जीन। यानी जीन वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आइस का कलर ब्लू बनना है तो उसके लिए कोई प्रोटीन बनना पड़ेगा, उस प्रोटीन के लिए कोई एमआरएनए होगा, उस एमआरएनए का कोई जीन होगा। वो जीन अगर ट्रांसमिट होगा तो ही वो ब्लू आंख का कलर आएगा, ट्रेट आएगा। ठीक है? अब बेटा मेंडल जी की अभी जब मैं बात करूंगी, जिन्होंने मेजर वर्क करा है जेनेटिक्स पर, उनके टाइम तक क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर, जीन कुछ भी नहीं पता था। तब तक कुछ खोज नहीं हुई थी, कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय पर इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स भी नहीं थे। तो मेंडल जी को ये सब कुछ नहीं पता था। मेंडल जी ने जीन के लिए फैक्टर शब्द यूज किया था। मेंडल जी ने, जीन उन्हें नहीं पता, पर वो जो भी कंक्लूजन्स कर रहे थे, जो मैं आगे धीरे धीरे सिखाऊंगी, तो वो फैक्टर वर्ड यूज कर रहे थे। यानी एक वर्ड आएगा बेटा फैक्टर, लिखिए फैक्टर। आप तो बस इतना समझ लो कि फैक्टर यूज्ड, ऐसा समझ लो, फैक्टर टर्म ऐसा लिखो, यूज्ड बाय मेंडल फॉर जीन। ये एनसीईआरटी में दिया है कि जो मेंडल के फैक्टर है वो एक्चुअली जीन के बराबर है। हालांकि हम देखेंगे एनसीईआरटी की थ्योरी में कहीं पर फैक्टर का अर्थ जीन निकल रहा होगा, कहीं अलील निकल रहा होगा। इसका क्या डिफरेंस है मैं अभी बताऊंगी। ठीक है? ये मत याद करो बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये वर्ड भी नहीं आना चाहिए। आप केवल इतना लिखो जो मैंने लिखवाया है, आप केवल इतना लिखो, बस इतना। बाद में 1909 में जाकर जॉनसन ने जीन टर्म दिया था, अपने को नहीं लिखना है, एक बार लिख लो। चलिए, अब बेटा एक बात समझो, क्रोमैटिन में डीएनए है और क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए है, और जीन भी बेसिकली डीएनए ही है ना, ये अपन जानते हैं। अब ध्यान से समझो, एक शब्द आएगा, लिखिए अलील। अलील, अलील को ही अलीलोमॉर्फ भी कहते हैं, अलीलोमॉर्फ। अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, जितना कंसंट्रेशन है उतना लगा दो। हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा था कि हम डिप्लॉइड हैं, यानी हमारे अंदर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ा था। भाई मेरी जिंदगी जब शुरू हुई होगी तो मैं एक सेल थी, जाइगोट, उसी से मेरी पूरी बॉडी बनी है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने हैं। वो जाइगोट बना था ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से। ओवम के अंदर भी क्रोमोसोम 1 2 3 4 22 क्रोमोसोम्स, साथ में एक्स आया था।
और स्पर्म से भी क्रोमोसोम 1, 2, 3, 4 सबकी एक एक कॉपी आई थी और एक्स आया था, तभी 44 प्लस XX में लड़की बनी। कोई लड़का होता तो एग से तो 22 प्लस एक्स आता और पापा से 22 प्लस वाई आता तो वो लड़का बनता। यानी हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी है। सपोज करो बेटा, सपोज करो कि क्रोमोसोम 1 की मैं बात करूं, मान लो एक क्रोमोसोम 1 ओवम से आया है यानी मम्मी से, और एक क्रोमोसोम 1 स्पर्म से आया है यानी पापा से। अल्टीमेटली जाइगोट के अंदर ये दोनों आ गए हैं 1-1 कॉपी। बेटा ये होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस पेयर है ये। मतलब क्रोमोसोम 1 चाहे पापा से आए चाहे मम्मी से आए, दोनों बिल्कुल लेंथ सेम होगी, जीन्स का नंबर सेम होगा, जीन्स की पोजीशन सेम होगी, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होगी, दोनों मेटासेंट्रिक होंगे या दोनों सब मेटासेंट्रिक होंगे या दोनों एक्रोसेंट्रिक होंगे। टीलोसेंट्रिक इंसान में नहीं होते, आपको पढ़ाया था। यानी अगर इसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इसके यहां पर आई कलर का जीन है मान लो, तो इसके यहां पर भी आई कलर की इंफॉर्मेशन ही होगी। अगर इसके यहां पर मान लो हाइट का जीन है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके यहां पर भी हाइट की ही इंफॉर्मेशन होगी। होमोलोगस का मतलब ही समझाया था। कितने बच्चों को याद आ रहा है, जरा थम्स अप भेजो। होमोलोगस का मतलब ही था जब वो दिखने में बिल्कुल सेम है, उनके नंबर ऑफ जीन सेम है, उनका सीक्वेंस ऑफ जीन सेम है, सेम कैरेक्टर के लिए कोडिंग कर रहे हैं। हाँ, वो इंफॉर्मेशन अलग हो सकती है। बड़ा ध्यान से सुनो, देखो बेटा बड़ा ध्यान से सुनो। मान लो कि अगर ब्लैक आई बननी है, बड़ा ध्यान से सुनना, अगर ब्लैक आई बननी है मान लो, तो बहुत सारा एक प्रोटीन पिगमेंट बनाना है। सपोज करो कि मैं कैपिटल बी बोलूं। कैपिटल बी मतलब ये ऐसा डीएनए है जिससे ऐसा एमआरएनए बनेगा, जिससे ऐसा प्रोटीन पिगमेंट बनेगा जो बहुत सारा हो और आंखों का रंग काला कर दे। हो सकता है स्पर्म के अंदर ये कैपिटल बी आया हो और एग के अंदर भी कैपिटल बी आया हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो डीएनए है आई कलर के लिए वो उतना प्रोटीन नहीं बना पाता, यानी उस डीएनए से ऐसा एमआरएनए बनता है, उससे ऐसा प्रोटीन बनता है जो लेस पिगमेंट बना पाता है और इसीलिए आंखों का कलर ब्लू हो जाता है। तो मैं उसे स्मॉल बी मान लेती हूं। तो हो सकता है कि दोनों पेरेंट से कैपिटल बी आए, हो सकता है दोनों पेरेंट से स्मॉल बी आए, दोनों से कैपिटल बी आए या दोनों से स्मॉल बी आए। और ऐसा भी हो सकता है बेटा किसी एक पेरेंट से कैपिटल बी आए और किसी एक से स्मॉल बी आए। अब भले ही पापा से कैपिटल बी आए चाहे मम्मी से कैपिटल बी आए और एक से स्मॉल बी आए, बट हाँ 3 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, 3 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। अब ये पापा वाला क्रोमोसोम है जो पापा से आया है, स्पर्म से आया है, पैटर्नल क्रोमोसोम, और ये मम्मी से आया है, ओवम एग से आया है, मैटरनल क्रोमोसोम। बेटा अगर ये दोनों ऐसे हैं जो इतना प्रोटीन बनाते हैं जिससे पिगमेंट ज्यादा बनता है, तो आंखों का रंग काला हो जाएगा, ब्लैक आई। अगर दोनों ऐसे हैं जो कम हल्का पिगमेंट बनाते हैं तो ब्लैक ना होकर ब्लू आंख हो जाएगी। हाँ, अगर एक कैपिटल बी है और कोई एक स्मॉल बी है तो डिपेंड करता है कि उस स्पीशीज में किसकी दादागिरी चलेगी। अगर ब्लैक वाला ब्लू को बोलता है भाई तू चुप हो जा, मैं यहां का गुंडा हूं, मैं ज्यादा पिगमेंट बनवाकर आंख का रंग काला करवाऊंगा, तो उसकी दादागिरी चलेगी। पर हो सकता है कोई दूसरी स्पीशीज के अंदर ब्लू वाला दादागिरी करता हो। ये नेचर डिसाइड करती है पहले से कि नहीं, मैं दादागिरी करूंगा, मैं नीली आंख बनवाऊंगा, मैं पिगमेंट कम बनवाऊंगा, तुम चुप बैठो। सपोज करो कि ब्लैक वाला दादागिरी करता है, वो डोमिनेंट है मान लो, डोमिनेंट ओवर ब्लू,
तो जब ब्लैक और ब्लू दोनों वाला डीएनए आएगा तो भी काली आंख बनी। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, एक एग्जाम्पल। यानी बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, जिसके जाइगोट्स की हम बात कर रहे हैं, पूरी बॉडी की, उसके अंदर आई कलर क्या है, तो आप कहोगे कि मैम आई कलर तो कैरेक्टर है, आई कलर तो कैरेक्टर है, कि उसकी आंखों का रंग उसका एक कैरेक्टर है, उसकी हाइट एक कैरेक्टर है। लेकिन मैं पूछूं कि भाई उसकी आंखों का रंग कैसा आएगा, काला या नीला, ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे कि मैम ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर इंफॉर्मेशन कैसी आई है। यानी बेटा ये टोटल मिलाकर तो जीन है, ये टोटल मिलाकर तो जीन है। जीन जो कैरेक्टर के लिए डिसीजन ले रहा है, आई कलर के लिए, बट इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअली तो ये अलील्स हैं जो ट्रेट के लिए डिसीजन ले रहे हैं। एक जीन के दो फॉर्म्स हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। हालांकि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म हम पढ़ेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप के दौरान एक जीन है वो ए शुगर भी बना सकता है, अभी लिखना मत आई ए, बी शुगर भी बना सकता है तो कहेंगे आई बी, और कोई शुगर नहीं बनाता तो आई जीरो। हालांकि एक इंसान के अंदर दो ही होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो कोई दो ही आएंगे, दोनों ए आए तो ए ब्लड ग्रुप, दोनों बी आए तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों ओ आए तो ओ ब्लड ग्रुप। ए और ओ आया तो ए दादागिरी करता है तो ए ब्लड ग्रुप, बी और ओ आया तो बी दादागिरी करता है बी ब्लड ग्रुप। ये दोनों इक्वल है, कोडोमिनेंट, ए बी ब्लड ग्रुप। आते तो तीन में से भी दो ही हैं, पर उस कैरेक्टर के लिए, ब्लड ग्रुप नाम के कैरेक्टर के लिए 3 अलील्स हैं। बट मेजरली अगर हम बात करें, मेजरली तो 1 जीन के 2 अलील्स होते हैं। ये हम मोस्टली बात कर रहे हैं, मोस्टली। याद है मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाया था कि जब म्यूटेशंस होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, डीएनए में जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आएंगे, अगर वो चेंज 0.01% फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पॉपुलेशन में आ गया तो एक नया अलील बन जाता है। याद आ रहा है आपको? यानी बेटा एक जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं। जैसे पेड़ की हाइट एक कैरेक्टर है, वो एक जीन से डिसाइड होगी, उस जीन के अंदर 2 अलील्स होंगे। हाँ, वो दोनों सेम हो सकते हैं, कैपिटल टी दोनों सेम हो सकते हैं, स्मॉल टी, या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो सकता है। तो ये जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये अलील्स हैं। कितने लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? जरा मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए। आई कलर कैरेक्टर है, पर ब्लैक है या ब्लू है, ये ट्रेट है बेटा, ये ट्रेट है। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रही हूं मैं। यानी दे आर ऑल्टरनेटिंग या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन के 2 फॉर्म्स हैं, एक जीन के 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर मिलेंगे, एक ही लोकेशन पर। बेटा ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल बी यहां है और दूसरा कैपिटल बी या स्मॉल बी आए, नहीं, यहां तो हाइट का कैरेक्टर आ गया, आई कलर का कैरेक्टर सेम लोकेशन पर ही होगा, सेम पोजीशन पर ही होगा। सो प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेम लोकेशन पर एक जीन के 2 फॉर्म्स मिल सकते हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या मैं ये बोल सकती हूं कहीं ना कहीं कि जीन टोटल है, टोटल कैपिटल बी या स्मॉल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, वो टोटल जीन है।
जो कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है, पर कैपिटल भी अकेला, स्मॉल भी अकेला, उसी जीन के 2 फॉर्म्स हैं, यानी वो अलील्स हैं। तो यहां पर अब 2 टर्म्स और इंक्लूड हो गए, 2 टर्म्स और इंक्लूड हो गए। पहला, अगर ये सिचुएशन हुई कि दोनों पापा मम्मी दोनों से जो आया है, दोनों से, उन दोनों पर क्रोमोसोम 1 पर पर्टिकुलर लोकेशन पर दोनों पे कैपिटल बी है या दोनों पे स्मॉल बी है, तो उसे कहेंगे बेटा होमोजाइगस कंडीशन। होमो का मतलब ये सेम, समझो, जाइगस वर्ड जाइगोट से आया है, होमो मतलब सेम, यानी जाइगोट के अंदर जो दोनों कॉपीज हैं उन पर सेम अलील है, आइडेंटिकल अलील्स हैं। सो होमोजाइगस कंडीशन मतलब अलील्स आर, या ऐसा कर देते हैं, आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ जीन, आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ जीन, ऑफ अ जीन। अगर दोनों सेम हैं, मतलब दोनों कैपिटल बी हो या दोनों स्मॉल बी हो, लेकिन अगर किसी भी एक क्रोमोसोम पर कैपिटल बी है और दूसरे वाले पर, उसी के जोड़ीदार पर स्मॉल बी है, डिफरेंट है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन। बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आ रहा है। डिसिमिलर है बेटा, इफ डिसिमिलर अलील्स, इस पर्टिकुलर केस में एग्जाम्पल कैपिटल बी स्मॉल बी। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वर्ड समझ में आ गया बेटा? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया? एक जीन के 2 अलील्स हैं, अगर दोनों सेम हैं तो होमो और दोनों डिफरेंट है तो हेटेरो। इसी तरीके से अब हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखो जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, यही जेनेटिक मेकअप, मतलब दोनों पे कैपिटल बी है, दोनों पे स्मॉल बी है, या एक पे कैपिटल बी और एक पे स्मॉल बी है, इसे हम उसका जीनोटाइप कहेंगे, यानी जेनेटिक मेकअप। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ इस इंसान की आई कलर का जीनोटाइप क्या है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहोगे या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, जो भी है आप मुझे बता दोगे, ठीक है। अब फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। सपोज करो कि दोनों पर कैपिटल बी आया, सपोज, यानी ये उसका जीनोटाइप है, दोनों पे कैपिटल बी आया, तो उसकी काली आंख बनी, ब्लैक आई। अगर दोनों पे स्मॉल बी आया तो उसकी ब्लू आई बनी, और अगर एक पे कैपिटल बी और एक पे स्मॉल बी आया, किसी पे भी कैपिटल बी किसी पे भी स्मॉल बी, क्योंकि यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी पे दादागिरी करता है, यानी ब्लैक कलर बनाने वाला अलील ब्लू कलर बनाने वाले पर दादागिरी करता है, तो यहां पर ब्लैक आई बनेगी। बेटा बड़ा ध्यान से एक बात देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी है तब भी काली आंख बन रही है, कैपिटल बी है तब भी काली आंख बन रही है, यानी यहां पर जीनोटाइप तो डिफरेंट है। एक इंसान है जिसके कैपिटल बी है, दूसरा इंसान है जिसके कैपिटल बी स्मॉल बी है, पर दिखने में दोनों की आंख बिल्कुल सेम है। ये जो दिखाई देने वाला है, इसे फिनोटाइप कहते हैं। मॉर्फोलॉजी समझ लो, जो दिखता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, दिखता क्या है। हम अभी देखेंगे मटर के पौधे में प्लांट हाइट कैरेक्टर है, 6 फीट का भी पौधा होता है, मटर में 2 फीट का भी होता है, यानी टॉल और डॉर्फ, ये 2 ट्रेट्स हैं। जो जीन है उसके 2 अलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी, उससे इतना हार्मोन बनता है, प्रोटीन बनता है कि पेड़ की हाइट लंबी हो जाए। स्मॉल टी से कम हार्मोन बनता है, पेड़ की हाइट छोटी होती है। अगर दोनों कैपिटल टी आए तो टॉल, दोनों स्मॉल टी आए तो डॉर्फ, और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आए तो टॉलनेस डोमिनेंट है तो भी 6 फीट का बनता है। जीनोटाइप यहां पर डिफरेंट है बेटा, लेकिन फिनोटाइप सेम है। इस फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जीनोटाइप तो डिफरेंट है लेकिन फिनोटाइप सेम है। दिखाई दोनों की ही काली आंखें देंगी, बिल्कुल सेम। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरणी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट है। ठीक है, अब एक बात समझो भाई, ये फिक्स नहीं है कि हमेशा टॉलनेस ही डोमिनेंट होगा। ये मटर के अंदर है, हो सकता है कोई दूसरा पेड़ हो जिसके अंदर डॉर्फनेस का ट्रेट डोमिनेंट है, दादागिरी करता है। तो जब डॉर्फ और टॉल दोनों वाला अलील आता है तो डॉर्फ वाला टॉल को बोलता है तू चुप कर, तू चुप कर, मैं दादागिरी करूंगा, तो पेड़ बौना बनता है। यानी यहां पर दो शब्द और आ गए जेनेटिक्स के अंदर, डोमिनेंट अलील एंड रेसेसिव अलील। एक जो गुंडागर्दी दादागिरी करेगा और एक जो जुल्म सहेगा। नहीं, नीली नीली आंखें नहीं है बेटा, काली काली आंखें हैं। 90s के तो सारे गाने सुन लो मेरे से, 90s के तो सारे गाने सुना दूंगी, पूरे के पूरे रटे पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, बाजीगर का गाना ये देखो, सब याद है, शाहरुख खान, काजोल। चलिए, मेरी मम्मी भी आपकी बात को सुनती है। चलो, उनको मेरा नमस्कार प्रणाम। हो गया। अब एक बात समझो, जो जुल्म करता है वो कैसे करता है? अगर दोनों कैपिटल भी है तब तो है ही ब्लैक, पर जुल्म देखो, जुल्म कब पता चलता है? एक बात समझो, एक जुल्म करने वाला, एक जुल्म सहने वाला है। अगर सारे लोग एक पार्टी के अंदर जुल्म करने वाले हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जुल्म करने वाले हैं, क्योंकि ये किसी पर जुल्म कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पार्टी में कोई जुल्म सहने वाला है ही नहीं। इसी तरह अगर एक पार्टी के अंदर सारे जुल्म सहने वाले हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये जुल्म सहने वाले हैं, क्योंकि उस पार्टी में कोई जुल्म करने वाला नहीं है जिसका जुल्म ये सह रहे हो। ये कब पता चलेगा? जब एक पार्टी के अंदर जुल्म करने वाला भी और जुल्म सहने वाला भी है, तो आपको पता चलेगा कि इसने इस पर जुल्म किया और इसने सहा। यानी बेटा, अगर होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों कैपिटल भी ब्लैक आए, दोनों स्मॉल भी ब्लू आए, आपको पता भी नहीं चल रहा कौन जुल्म कर रहा है, कौन जुल्म सहन कर रहा है। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आई, एक कैपिटल भी एक स्मॉल भी, तब आपको समझ में आएगा कि ब्लैक डोमिनेंट है या ब्लू डोमिनेंट है। यानी बेटा, रेसेसिव अलील उसे कहते हैं जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, और डोमिनेंट उसे कहते हैं जो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई जरा बताओ? हाँ, टंग ट्विस्टर जैसा बन गया था, बिल्कुल। ये अभी अभी बना, ये किसी बैच में नहीं मिलेगा आपको, जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला, और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप इतने बढ़िया बढ़िया मुझे एनर्जी देते हो, वाइब्स देते हो कि अपने आप ये क्रिएटिविटी निकल आती है। बेटा, हेरिडिटी इनहेरिटेंस एक ही बात है। तो रेसेसिव अलील जो है एक्सप्रेसेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, इन होमोजाइगस कंडीशन। एग्जाम्पल स्मॉल बी, तभी नीली आंख बनेगी। जबकि दिस एक्सप्रेस, एक्सक्यूज मी,
in both homozygous capital B and heterozygous capital B small b. यानी चाहे कैपिटल बी हो चाहे कैपिटल बी स्मॉल बी हो, दोनों में ही फिनोटाइप इसी के वाला आएगा। बोथ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में जो भी एक्सप्रेस करेगा उसको कहेंगे डोमिनेंट एलील। समझ आ गया? यस, जुल्मी है डोमिनेंट और जुल्म सहने वाला है रेसेसिव। आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं बताइए? क्या आप लोग जुल्म करते हैं या जुल्म सहते हैं? अब आप कहोगे मैम ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आपने पूछ लिया। अगर बोलेंगे जुल्म करते हैं तो भी फंसे और अगर जुल्म सहते हैं तो भी फंसे। कौन है आप? हम अकेले हैं। एक ने लिखा है हम अकेले हैं, हम न जुल्म करते हैं, हम न जुल्म सहते हैं, हम अपने साथ रहते हैं। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। हम न जुल्म करते हैं, हम न जुल्म सहते हैं, हम बस अकेले रहते हैं, हम अपने ही साथ रहते हैं, हम हंसते रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम गुरु माँ से पढ़ते रहते हैं, हम नीट की तैयारी करते रहते हैं। बेटा एक शब्द हेमीजाइगस भी होता है, मैं पढ़ा नहीं रही हूं। हेमी का मतलब आधा, यानी दो में से कोई एक ही अलील आएगा, यानी जैसा गैमीट में होता है। गैमीट के अंदर हैप्लॉइड कंडीशन है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा आता ही नहीं, उनमें से कोई एक ही आता है। चलो खैर छोड़ो, बाढ़ में जान दो। अब आ जाओ, एक और टर्म पढ़ते हैं अपन, इसको अभी रहने देते हैं। लिखिए प्लीज, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन। अब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा चुकी हूं। सेल्फ पॉलिनेशन ट्रू पॉलिनेशन ऑटोगैमी में था, जहां पर सेम जेनेटिक्स होती है, अगर आपको याद हो। ऐसे ही बेटा अगर लिखो क्रॉस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप। मान लो मैंने दो पेड़ लिए या दो इंसान, दो जानवर लिए, उन दोनों की ब्लैक आईज है, दोनों की जेनेटिक मेकअप सेम है, मतलब दोनों में कैपिटल बी है, या दोनों में स्मॉल बी है, या दोनों में कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो मैं इसे कहूंगी सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, जो हमने ऑटोगैमी पढ़ी थी। ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी अगर याद हो, क्योंकि पेड़ एक था तो जेनेटिक मेकअप सेम था। लेकिन अगर जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, प्लीज लिखिए, ये सारे शब्द यूज होंगे इस चैप्टर में अलग अलग जगह। अभी कोई भी क्रॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, एक की काली आंखें, एक की नीली आंखें, या एक की ऐसी वाली काली आंखें, ऐसी नीली आंखें, या दोनों की काली आंखें हैं बट एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है। जेनेटिक मेकअप अगर डिफरेंट है। चलिए, अब हाइब्रिड का क्या मतलब है बेटा? पेड़ों में, प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन वर्ड यूज करते हैं और एनिमल्स में हाइब्रिडाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। एक ही बात है, एक गाय है, एक बैल है, गाय के जेनेटिक डिफरेंट है, बैल का जेनेटिक डिफरेंट है, इसका सीमन इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालोगे, जो बच्चा बनेगा, दोनों का कॉम्बो बनेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन है। यहां भी जेनेटिकली डिफरेंट है। पेड़ों में क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी वर्ड यूज करते हैं, एनिमल्स में हाइब्रिडाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइब्रिड है। हल्का सा लिख लो बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चल, अब एक और टर्म आएगा, लिख लिया सबने? मत करो नोट, नहीं भी करोगे चलेगा, कोई बात नहीं है। एक टर्म आएगा बेटा फिलियल। फिलियल का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। एक बात समझो, जहां से कहानी शुरू होगी उसे पेरेंट जनरेशन मानेंगे, उसे पी से डिनोट करते हैं। एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट, अभी सब धीरे धीरे सिखाऊंगी मैं। तो जो पहली जनरेशन बनी बच्चे की उसे F1 कहेंगे, फिर जो बनी वो F2, फिर जो बनी वो F3 एंड सो ऑन। जो ओरिजिनल है वो पेरेंट है, उसके बाद F1, F2, F3,
जनरेशन को नाम देते जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कैपिटल एफ लिखते हैं बेटा। अब एक वर्ड बार बार आएगा, सेल्फिंग, प्लीज लिखिएगा, क्रॉस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन। सुनो, मान लो एक टॉल मटर का पौधा, एक शॉर्ट मटर का पौधा है, डॉर्फ, मैंने दोनों, ये पेरेंट्स है, मैंने क्रॉस कराया, मान लो 1000 पोलन्स मैंने डाले थे, मान लो 1000 जाइगोट बने, 1000 एम्ब्रियो बने, यानी 1000 सीड्स बन गई, तो 1000 पेड़ बन गए। अब मैंने फिर एक के पोलन किसी दूसरे के स्टिग्मा पे डाले, F1 जनरेशन के ही मैंने कोई 2 पेड़ चूज करे, तो मैं कहूंगी कि मैंने F1 की सेल्फिंग कराई है। अगर मैंने F1 के ही 2 पेड़ों का क्रॉस कराया, या F2 के 2 पेड़ों का, 2 जानवरों का क्रॉस कराया, या F3 के 2 जानवरों का क्रॉस कराया, पेड़ होंगे तो पोलन और स्टिग्मा हो गया, जानवर होंगे तो मेल और फीमेल हो गया, स्पर्म और एग हो गया, सेम जनरेशन के बीच में। ये बेटा धीरे धीरे समझ में आएंगे, धीरे धीरे शब्द समझ में आते जाएंगे अभी, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी। सेम जनरेशन है बेटा, जेनेटिक्स सेम भी हो सकता है, जेनेटिक्स डिफरेंट भी हो सकता है, पर सेम जनरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट शब्द लिखिएगा, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, या ट्राई हाइब्रिड भले ही मत लिखो, डाई हाइब्रिड तक लिख लो। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लिखो प्लीज लिखो, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। एक बार लिख लो बेटा, ये हटा दो, इसको जरूरत नहीं है लिखने की, ये हटा दो, ये 2 वर्ड्स आएंगे, मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। सपोज करो मैंने डिसाइड करा कि मैं मटर के 2 पेड़ के बीच में क्रॉस कराऊंगी, एक मैंने टॉल पेड़ लिया, एक मैंने डॉर्फ पेड़ लिया। बेटा बड़ा ध्यान से सुनना, टॉल और डॉर्फ यानी पेड़ की हाइट कैरेक्टर है, टॉलनेस और डॉर्फनेस ट्रेड्स है। इसके अलावा जितने कैरेक्टर्स हैं, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप, वो दोनों में सेम है। यानी सिर्फ 1 कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मैंने लिए हैं पेड़ में, और बाकी सारे कैरेक्टर्स के सेम ट्रेड्स हैं। क्या आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? सिर्फ 1 कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया है, बाकी सारे कैरेक्टर, अगर इसमें राउंड सीड है तो इसमें भी राउंड सीड है, इसमें ग्रीन सीड है तो इसमें भी ग्रीन सीड है, इसमें पर्पल फ्लावर है तो इसमें भी पर्पल फ्लावर है, सेम ट्रेट लिए हैं, सिर्फ 1 कैरेक्टर में डिफरेंस है। यानी जब इनहेरिटेंस होगा तो मैं उस 1 कैरेक्टर को, यानी 1 जीन को अच्छे से स्टडी कर पाऊंगी। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, 1 जीन के इनहेरिटेंस की कहानी कहेंगे। तो सिर्फ एक कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, डॉर्फनेस, बाकी सारे सेम है। ऐसे ही मान लो मैंने 2 मटर के पौधे लिए, एक टॉल है, एक डॉर्फ है, यानी प्लांट हाइट अगर कैरेक्टर है तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मैंने चूज करे। और इसी तरह सीड कलर एक कैरेक्टर है, वो भी कॉन्ट्रास्टिंग है, इसमें ग्रीन कलर की सीड है, इसमें येलो कलर की सीड है। पर इनके अलावा, इन 2 के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब सेम ट्रेट्स के हैं। तो मैं 2 जीन्स का इनहेरिटेंस स्टडी कर पाऊंगी, 2 कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस स्टडी कर पाऊंगी। इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस लगाए थे, तो ये दोनों टर्म्स एनसीईआरटी में आगे जाकर दिए हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई बेटा? जरा प्यारा सा दिल दे दो अपना।
ठीक है, चलिए अब एक और टर्म बार बार आएगा बेटा, जिसे कहते हैं प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग। प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग। अब आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, इतना सब मत लिखो आप, जो मैं समझा रही हूं बस उसे लिखना, प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग, बिकॉज ये वर्ड्स सारे आएंगे मेंडल जी के काम में। बेटा प्योर का मतलब ये है कि कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। इम्प्योर क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इम्प्योर टॉल है। कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इम्प्योर हेट्रोजाइगस इम्प्योर ब्लैक कलर है। होमोजाइगस प्योर है, कैपिटल बी। तो अगर सपोज करो कि मैंने एक ऐसा टॉल पेड़ लिया, भाई टॉल तो ये भी होता है, मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये वाला टॉल लिया, और इसके पोलन्स मैंने दूसरे पेड़ पे डाले, वो भी टॉल है, उसके स्टिग्मा पे डाले, वो भी कैपिटल टी है। बेटा मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, इसका जब क्रॉस करोगे तो सारे पेड़ ऐसे मिलेंगे। थोड़ा सा अगर मियोसिस याद आ रहा हो, ये दोनों सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 4 पर है, उसकी 2 कॉपी हैं। जब ये स्पर्म मेल गैमीट बनेगा तो आधों में ये जाएगा, आधों में ये। ऐसे ही जब एग बनेगा तो आधे में ये, आधे में ये। कुल मिलाकर जब जाइगोट बनेगा, कोई भी स्पर्म आए, कोई भी एग आए, ऐसा ही बनेगा। फिर मैंने इस जनरेशन में भी ऐसा ही क्रॉस कराया तो सारे ऐसे, फिर मैंने इस जनरेशन में भी ऐसा ही क्रॉस कराया तो सारे ऐसे। ये सपोज पेरेंट जनरेशन है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। बेटा बताओ मुझे, ये सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, बताइए। ये भी हो सकता है बेटा, या ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था बेटा। ये भी तो प्योर है, ये प्योर डॉर्फ है, वो प्योर टॉल है, पर दोनों ही प्योर हैं। यहां पर जिसका क्रॉस करा रहे हो उसका जेनेटिक मेकअप सेम है, दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है, यानी कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा जब 4, 5, 6 जनरेशन तक इस तरीके से पॉलिनेशन करवाया जाता है, तो ये जो एक ट्रेट है टॉलनेस का इस केस में, या इस केस में डॉर्फनेस का एक ट्रेट है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्टेबल एज इट इज पास हो रहा है। तो जब हम कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं बेटा, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, तो एक पर्टिकुलर ट्रेट इनहेरिट भी होता रहता है और एक्सप्रेस भी होता रहता है, एक्सप्रेस भी होता रहता है। फर्स्ट केस में टॉलनेस और नेक्स्ट केस में डॉर्फनेस, एक पर्टिकुलर ट्रेट कई जनरेशंस तक इनहेरिट होता रहता है और कई जनरेशंस तक एक्सप्रेस होता रहता है। आपको याद है बेटा इसका एक नुकसान भी होता है, सेक्सुअल, ये सेलिन ने पहले ही लिख दिया, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग कराने से डिप्रेशन भी होता है, फिर हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कराकर काटते थे, हटाते थे, याद है बेटा। मेंडल जी ने क्या किया था, जो पेरेंट प्लांट लिए थे ना, पेरेंट्स, वो प्योर लाइन लिए थे। मतलब समझो, मेंडल जी ने जो एक मटर का पौधा लिया टॉल, वो प्योर टॉल है। प्योर टॉल मतलब कई जनरेशंस तक ये करवाने के बाद सपोज इसे मैंने चूज करा एक्सपेरिमेंट के लिए पेरेंट की तरह, तो ये प्योर टॉल पेरेंट है। ऐसे ही उन्होंने जो प्योर डॉर्फ लिया, वो ऐसा मटर का पौधा था जो इस तरह से कई जनरेशन, 3, 4, 5 जनरेशन तक क्रॉस कराकर फिर उन्हें मिला था, उसे पेरेंट लिया। तो मेंडल जी ने पेरेंट्स जो बनाए थे ना, वो प्योर लाइंस वाले लिए थे। ये धीरे धीरे और समझ में आएगा जैसे जैसे हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। डन है, लिख लिया सबने बेटा? चल अब आइए, यहां से हमारी कहानी शुरू होगी। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मुझे एक बार आपको बताना था। प्लीज हेडिंग लिखिएगा, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म
अब मुझे ध्यान से सुनो बेटा, पूरी जेनेटिक्स की स्टडी को 3 समय काल में 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है। एक जो मेंडल जी का टाइम था, मेंडलिज्म, मेंडल जी के पहले जितना भी काम हुआ था प्री मेंडलिज्म, और मेंडल जी की डेथ के बाद जितना काम हुआ आज तक पोस्ट मेंडलिज्म। मेंडल जी के पहले साइंटिस्ट ऐसा कहते थे कि बहुत सारी थ्योरीज आई जिन्हें प्री मेंडलिज्म थ्योरीज कहते हैं। पहले डिटेल में पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ाती, पूछते भी नहीं है। जहां साइंटिस्ट ये मानते थे कि मेल और फीमेल की बॉडी से धुआं निकला और वो धुआं मिक्स हो गया, बच्चा बन गया, या दोनों की बॉडी से फ्लूइड निकला और वो मिक्स हो गया और बच्चा बन गया, या दोनों की बॉडी का ब्लड मिक्स हो गया और बच्चा बन गया। यानी जैसे हम मिक्सर ग्राइंडर में, ब्लेंडर में पानी डाला, पाइनएप्पल डाला, शक्कर डाली, दूध डाला और सबको घुमा दिया, मिक्स कर दिया और पाइनएप्पल शेक बन गया, ऐसे ब्लेंडिंग हो जाती है। मेंडल जी ने पहली बार बताया ऐसा नहीं होता, ये क्या बातें कर रहे हो आप। जबकि मेंडल जी के टाइम क्रोमोसोम, जीन किसी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर किसी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर मेंडल जी ने कहा ऐसा नहीं होता जो आप लोग बातें कर रहे हैं। मेंडल जी के पहले का सारा काम मेंडल जी ने टोटली नकार दिया। यानी मेंडल जी के पहले था प्री मेंडलिज्म। अब मैं बिल्कुल इसकी थ्योरीज नहीं लिख रही हूं, बस इतना लिख लेते हैं कि प्री मेंडलिज्म के अंदर थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस आता है। सारी थ्योरीज जो थी वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थी। बेटा हम धीरे धीरे समझेंगे जब मैं मेंडल जी का काम बताऊंगी, कैसे इन्होंने जगह जगह पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को चैलेंज किया था। हम सीखेंगे कैसे चैलेंज किया था, अभी नहीं समझा सकती आपको। डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड। आइए एक छोटी सी पहले कहानी सुन लो मेंडल जी की, फिर हम लिख लेंगे सब। फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका, फुल कंसंट्रेशन। मेंडल जी एक छोटे से किसान परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, एक सिलीसिया नाम का गांव था, विलेज, वहां पैदा हुए थे 18 जुलाई 1822, सॉरी 22 जुलाई, 22 जुलाई 1822 को। एक बड़ी बहन थी एल्डर सिस्टर, एक छोटी बहन थी यंगर सिस्टर, इकलौते लड़के थे। इनके फादर एक फार्मर किसान थे और बी कीपिंग, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन भी करते थे। तो शुरू से ही इनको ये हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस कराना, ये सब में इंटरेस्ट था। जब मेंडल जी बड़े हुए तो उस समय पर उन्होंने उसी कंट्री ऑस्ट्रिया के एक शहर में गए जिसका नाम था ब्रून, और वहां जाकर वो एक पादरी बन गए, चर्च में फादर बन गए, प्रीस्ट बन गए, या अबॉट जिसे हम कहते हैं, चर्च के पादरी, फादर बन गए। इसीलिए इन्हें मैन ऑफ गॉड भी कहते हैं। मेंडल जी के चर्च के पीछे एक बहुत बड़ी खाली जमीन थी और ये उन्हें बहुत फायदा हुआ क्योंकि वहीं पर उन्होंने अपने उसी जमीन पर, उसी मिट्टी में अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। जब मेंडल जी 34 की एज के थे, भाई 1822 में पैदा हुए थे, 34 यानी 1856 में, 34 साल की जब उम्र थी, 1856 से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करे। उन्होंने मटर, जिसे हम जो खाते हैं, गार्डन पी, एडिबल पी, जिसे पाइसम सटाइवम बोलते हैं, उसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स करे। एक्चुअली 2 और पेड़ों पे भी किए थे, उसमें वो फेल हुए थे, सक्सेसफुल इसी में हुए थे, तो हमें यही याद रखना है। 7 साल, 7 इयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे। 2 साल करीब लगे उन्हें सब कुछ रिकॉर्ड करने में, कंपाइल करने में, जर्नल बनाने में, पब्लिश करने में। 1865 में उनका वर्क पब्लिश हो गया। ये डेटा एनसीईआरटी में दिया है। 1856 से लेके 1863 तक वर्क करा और 1865 में उनका वर्क पब्लिश हुआ। उनका वर्क वहीं की एक लोकल सोसाइटी है, नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, आपसे नहीं पूछेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया, वहां पर वर्क पब्लिश हुआ। एक लोकल जर्नल था, ऐसा समझ लो। किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई सराहना नहीं मिली। 1884 में, यानी तकरीबन 19 साल बाद, क्रॉनिक नेफ्राइटिस यानी किडनी की डिजीज से उनकी डेथ हो गई।
किसी ने नहीं कहा कि मेंडल महान है, किसी ने उनकी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, एक अननोन लाइफ जीकर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी डेथ के 16 साल बाद 1884 में 16 ऐड करेंगे यानी 1900 में 3 साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज में, एक जर्मनी में कार्ल कॉरेंस, एक हॉलैंड में ह्यूगो डे व्रिज, वही जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी, इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया है, और एक शेरमार्क जो इन्हीं की कंट्री ऑस्ट्रिया के थे। उनके हाथ मेंडल जी के जर्नल्स लगे और जब उन्होंने स्टडी करा तब तक जीन, क्रोमोसोम, मियोसिस की खोज हो गई थी। उन्होंने कहा मेंडल वॉज अ जीनियस, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। मेंडल जी ने वो बातें कह दी जो आज हम भी नहीं कह पा रहे, इतना कुछ डिस्कवरीज के बाद। बहुत ईमानदार लोग होते हैं बेटा। उन्होंने उनका वर्क रीडिस्कवर किया 1900 में, 16 इयर्स आफ्टर हिज डेथ, और उन्होंने उनके काम को उन्हीं के नाम से रीपब्लिश करवाया और पूरी दुनिया ने तब फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल जी को कहा। मेंडल जी तो पता नहीं कहां किस रूप में जन्म ले चुके होंगे। तो रैंकटे खड़े कर देने वाली कहानी है। हम सीखेंगे क्यों मेंडल जी के काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली और क्यों मेंडल जी का काम इतना सक्सेसफुल हो। चलिए आइए ये सारी बातों को अब हम लिख लेते हैं। एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइंस है बेटा वो भी आपको बता दूंगी। सो मेंडल जी वॉज बॉर्न ऑन, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 22 जुलाई 1822। देखो 22, 8 में से 1 गया तो बन गया 7। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, सिलीसिया नाम का गांव था, मत याद रखना चलेगा, ऑस्ट्रिया कंट्री है ये एनसीईआरटी के बाहर की इंफॉर्मेशन है बेटा। नाउ मरे कब थे वो भी नहीं दिया है एनसीईआरटी में, 1884 में कैसे मरे थे वो भी नहीं दिया है। और इतने महान साइंटिस्ट हैं, एक बार जन्म और मृत्यु लिखना बनता है। हाँ ये लिखा है 16 साल आफ्टर हिज डेथ, वो 16 इयर्स आफ्टर डेथ करके लिखा है। चलिए नाउ सॉरी, वर्कड एज प्रीस्ट, अबॉट, फादर, पादरी, कुछ भी बोल दो, प्रीस्ट, अबॉट, फादर, पादरी इन ब्रूनो शहर का नाम है बेटा, उसी कंट्री में है, ऑस्ट्रिया में। वहीं की सोसाइटी में जर्नल पब्लिश भी हुआ था। नाउ एक्सपेरिमेंटल मॉडल, किस पेड़ पर काम किया था ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया है, पाइसम सटाइवम, वही मटर जो मटर पनीर में आप खाते हैं, पाइसम सटाइवम। गार्डन पी, एडिबल पी, बेटा ये ध्यान रखना जंगली मटर नहीं है ये, स्वीट पी भी नहीं है, वो लेथाइरस ऑडिरोटस होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये 2 चीज जरूर आनी चाहिए। लिखो प्लीज एवरीबडी। नाउ काम शुरू किया था 34 साल की उम्र में, यानी 1856 से 1863 तक ये वर्क किया था उन्होंने बेटा अपने जर्नल को नाम दिया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पाइसम सटाइवम। 7 साल के लिए काम किया है, फॉर 7 years, और नाम दिया था हाइब्रिडाइजेशन। हम देखेंगे एक टॉल एक डॉर्फ, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के बीच में क्रॉस हो रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन पाइसम सटाइवम। बेटा ये आना चाहिए, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स 1856 से 63 तक 7 सालों के लिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ पब्लिश्ड जर्नल इन एक्चुअली उनका 1866 में हुआ था, पर अपन 1865 ही याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। ये भले ही मत याद रखना, नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून, यहां पर पब्लिश किया था उन्होंने, इस सोसाइटी में रीड किया था अपना जर्नल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें एनसीईआरटी में दी हैं, ये एनसीईआरटी में दिया है।
गार्डन पी पे काम किया था, 1856 से 63 तक काम किया था, 7 साल के लिए काम किया था, 7 साल में 29,000 क्रॉसेस लगाए थे, इतना काम किया था, 1865 में पब्लिश हुआ था। नाउ लिख लिया बेटा? इससे ज्यादा बिल्कुल दिमाग मत लगाना बेटा। चल नाउ, इनके काम को दोबारा जो खोजा था, ये पूरा एनसीईआरटी में दिया है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। सिक्सटीन ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। इन 1900, 1900 में रीडिस्कवर हुआ था, 16 साल आफ्टर हिज डेथ। 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली काम किया था बेटा, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, बाय 3 रिसर्चर्स। इसे अगर वो साइमल्टेनियसली लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, अलग अलग काम किया था बेटा, इंडिपेंडेंटली। हर शब्द इंपॉर्टेंट है, हर शब्द इंपॉर्टेंट है। पहले साइंटिस्ट है बेटा कार्ल कॉरेंस, ये जर्मनी के थे, जर्मनी। आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो सी और सी से ही बन जाता है जी। दूसरे ह्यूगो डिवरेस, इनका नाम इवोल्यूशन चैप्टर में भी आता है, म्यूटेशन या साल्टेशन थ्योरी दी थी इन्होंने, इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया था, अगर याद आ रहा हो तो। जर्मनी के हैं कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरेस हैं हॉलैंड के। और तीसरे साइंटिस्ट हैं शेरमार्क, टी साइलेंट है बेटा इनके नाम में, ये मेंडल की ही कंट्री के थे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक की वैसे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जर्मनी के हैं, ये हॉलैंड के हैं, सो केमिस्ट्री टेस्ट वाज हार्ड, इस ट्रिक से अगर आपको हेल्प करे, अदरवाइज आप वैसे ही लर्न कर सकते। अब बेटा इनके रिकॉग्नाइज ना होने का क्या कारण था? प्लीज हेडिंग लिखिए, रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। क्यों 1865 में पब्लिश होने के बाद भी 1900 में जाकर रीडिस्कवरी हुई, ऑलमोस्ट कितने 35 साल बाद पब्लिश होने के। मुझे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। देखो पहला, देखो मेंडल जी ने जिस समय काम पब्लिश किया, बहुत ध्यान से सुनो, 1865 में पब्लिश हुआ बेटा। 1859 में डार्विन की थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म पब्लिश हुआ था। डार्विन इंग्लैंड के थे, उस समय इंग्लैंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था, इंग्लैंड का बोलबाला था, कहते थे आधी से ज्यादा दुनिया पर क्वीन का राज्य है। तो डार्विन के काम को पढ़ने में पूरी दुनिया बिजी थी, ये तो कहां एक छोटी सी कंट्री के छोटे से शहर में, टाउन में वर्क पब्लिश हो रहा है, कोई जानता भी नहीं था। तो होल वर्ल्ड वॉज बिजी इन स्टडिंग डार्विनिज्म, फर्स्ट। सेकेंड, ये खुद भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं थे, ये तो अपने पैशन के लिए, अपने मन के लिए काम करते थे, तो इन्होंने भी ज्यादा हाथ पांव नहीं मारे। तीसरा, जिस जर्नल में इनका काम पब्लिश हुआ था बेटा, वो एक लोकल जर्नल था जिसका ज्यादा सर्कुलेशन नहीं था। वही बात है कि एक काम आप टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश कराओ और एक काम आप अपने शहर के लोकल न्यूज़पेपर में कराओ तो ज्यादा लोग तक पहुंचा नहीं। चौथा, मेंडल ने मैथमेटिकल टूल्स, इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब डाला था, और उस समय के बायोलॉजिस्ट के पल्ले ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा बायो में मैथ्स कहां से आ गई, सब बकवास है, सब डिस्कार्ड कर दिया। मेंडल ने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को चैलेंज कर दिया था, जो उस समय तक सही माना जाता था, और जब भी कोई चैलेंज आता है बेटा तो एक बार उसका जबरदस्त विरोध होता है, जब भी कोई क्रांतिकारी आता है। जैसे आपको पता होगा गैलीलियो के पहले तक ये मानते थे
कि अर्थ सेंटर पर है और सन और सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड घूमते हैं। गैलीलियो ने पहली बार ये बोला था कि सन सेंटर में और अर्थ मूव्स अराउंड सन। जब उन्होंने ये बात बोली थी तो उस समय ये माना गया कि वो लोगों को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, चर्च के खिलाफ कर रहे हैं, और ऐसे कर कर उनको अंधा भी कर दिया गया था, बहुत टॉर्चर किया गया था। बाद में यही बात सत्य साबित हुई। मेंडल खुद भी 2 पेड़ों पर फेल हुए थे, तो मेंडल खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। एंड मेंडल बार बार कहते थे कि जो कैरेक्टर्स हैं वो फैक्टर्स के थ्रू इनहेरिट होते हैं, पर वो फैक्टर कहाँ है सेल में, उसका प्रूफ वो नहीं दे पाए थे। आज हम जानते हैं वो फैक्टर जीन्स हैं, यानी वो डीएनए है जो क्रोमोसोम पर है, क्रोमैटिन पर एक्चुअली प्रेजेंट है, पर मेंडल के टाइम तक ये सब नहीं पता था। तो ये कुछ रीजंस बने कि क्यों मेंडल का काम उस समय पर किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। सो ये आपका होमवर्क होगा। मैं आपको यहां पर मार्क कर रही हूं, केवल उतना ही आप लिखेंगे। पहला रीजन है कि साइंटिस्ट वर्ल्ड वॉज स्टडिंग, जिसको अभी लिखना हो लिख लेना, स्टडिंग डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। भले ही आप ईयर मत नोट करना बेटा, मैं जितना जितना मार्क कर रही हूं सिर्फ उतना करना, कि पूरी दुनिया डार्विन का काम पढ़ रही थी। दूसरा रीजन, लिमिटेड सर्कुलेशन था जर्नल का, जर्नल का नाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, कम्युनिकेशन आसान नहीं था, उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, दूर दूर तक जो बात फैल जाए ऐसा नहीं था, तो ज्यादा वर्क पब्लिक तक पहुंचा भी नहीं। चौथा, उन्होंने मैथमेटिकल टूल्स यूज करे थे विच वॉज न्यू टू बायोलॉजिस्ट, और उन्होंने नकार दिया। ये भले ही मत लिखना, वो खुद भी 2 में फेल हुए थे। उन्होंने कहा था कि फैक्टर्स डोंट ब्लेंड, जो उस समय अनएक्सेप्टेबल था उनके दूसरे साइंटिस्ट साथियों के द्वारा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ही कुड नॉट प्रोवाइड कि ये जो फैक्टर्स हैं ये फिजिकली मिलते कहां हैं, ये सेल के अंदर आखिर हैं कहां, क्योंकि उस समय तक इतने अच्छे जो है माइक्रोस्कोप्स वगैरह नहीं थे। चलो, तो ये बेटा आपका होमवर्क है। मुश्किल से आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 6 लाइन्स छोड़ दो और 7th लाइन भी छोड़ दो एक गैप करने के लिए, 7 लाइन छोड़ दीजिए। और अब हेडिंग लिखिए रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। सुनिए ध्यान से, लबालब कौन सा प्लांट है? लबलब बेटा, लबलब एक तरह की बीन्स होती है, फली। चलो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब उनके सक्सेस का क्या कारण बना? पहला कारण वही बना जो फेलियर का कारण था, मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। साइंटिस्ट ने कहा वाह क्या बात है, बायोलॉजिस्ट होकर मैथमेटिकल टूल्स से हमें सब कुछ समझा दिया। ये पहला कारण बना, एक कारण बना। दूसरा कारण ये बना कि मेंडल जी का लार्ज सैंपलिंग साइज था। मतलब बेटा ऐसा समझो कि एक स्टूडेंट ने 50,000 क्वेश्चन लगाए और एक स्टूडेंट ने 50 क्वेश्चन लगाए हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। जी हाँ, मेंडल जी अरे क्या काम करते थे, सुनो ध्यान से। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, तो बेटा पहले मान लो उन्होंने 2 ऐसे पी प्लांट्स लिए, एक टॉल है एक डॉर्फ है, बाकी सारे कैरेक्टर सेम है। फिर उनका पेरेंट का क्रॉस कराया, F1 देखी, सेल्फिंग कराई, F2 देखी, सेल्फिंग कराई, F3 देखी, F3 तक, थर्ड जनरेशन तक उन्होंने काम किया था। ऐसा नहीं बस एक ही क्रॉस कराया और रिजल्ट लिख दिया। फिर यहीं पर नहीं रुके, फिर उन्होंने 2 ऐसे पी प्लांट लिए जिनके दोनों टॉल थे पर सीड कलर कॉन्ट्रास्टिंग था, बाकी सब सेम था, हाइट भी सेम थी। ऐसे उन्होंने 7 कैरेक्टर्स थे, तो सब पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे। ऐसी डाई हाइब्रिड में 2-2 के कॉम्बिनेशंस करे, ऐसा नहीं बस कोई भी एक कॉम्बिनेशन कर दिया। तो लार्ज सैंपलिंग साइज था जो ज्यादा क्रेडिबिलिटी देता है। F3 जनरेशंस तक वर्क किया था। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो भी कुछ देखते थे ना, उससे कुछ निकालने की कोशिश करते थे थ्योरी, और उस थ्योरी को फिर एक्सपेरिमेंट से चेक करते थे, और ये सब डेटा रिकॉर्ड रखते थे। मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ बेटा रिकॉर्ड रखो। जैसे इतने टेस्ट होते हैं, पोथी पत्रे इकट्ठे हो जाते हैं एंड तक। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बेटा, शुरू से सिखाती हूँ आपको कि जब टेस्ट होता है, एक टेस्ट के अंदर मान लो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिले, उसको एक अलग से रजिस्टर में लिखो। मान लो आपने 50 टेस्ट दिए और हर टेस्ट में आपको एक एवरेज 7 भी अच्छे क्वेश्चंस मिले, तो 7 × 50 350 क्वेश्चंस का एक बैंक बन गया, जो आपको बस आखिरी में वही क्वेश्चन देखकर जाना है।
आप इतने सारे पेपर में से ढूंढोगे थोड़ी ना आखिरी में रिवाइज करने के लिए, तो वो हर चीज डॉक्यूमेंट करते थे। पी प्लांट भी उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ बेटा। क्यों, अभी बताऊंगी आपको, क्योंकि वो खुद भी बाकी 2 पेड़ों पर फेल हुए थे। तो ये कुछ मेंडल जी के सक्सेस के कारण बने, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूं। पहला, उनका जो चॉइस था एक्सपेरिमेंटल पेड़ का। दूसरा, मैथमेटिकल लॉज एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को जो उन्होंने यूज करा। तीसरा, पूरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखा। चौथा, लार्ज सैंपलिंग साइज था तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी ज्यादा थी। पांचवा, वो अपनी थ्योरी से कुछ कंक्लूजन निकालते थे और उसको फिर एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करते थे। चौथा, उन्होंने थर्ड जनरेशन तक स्टडी करा। और पांचवा बेटा, उन्होंने एक बार में 1 या 2 डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर को ही स्टडी करा। इनके पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, कोई भी 2 पेड़ ले लेते थे, उनमें 4-4, 5-5, 6-6 कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग होते थे, ट्रेट्स कॉन्ट्रास्टिंग होते थे, तो सब खिचड़ी पक जाती थी, समझ ही नहीं आता था कौन सा ट्रेट क्या हो रहा है। पर मेंडल जी ने एक बार में या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया और या तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, बस। तो उन्हें पता रहता था कि ये डिफरेंस जो है वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लाइंस छोड़ दीजिए। 8 लाइंस, 8 लाइंस। चल, अब हेडिंग डालिए, मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, वाई या बिकॉज। अब बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, सुनो। अभी सब सिखाऊंगी बेटा, कैसे काम करते थे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, मजे आ जाएंगे, आपसे वादा है। देखो, एक तो जो मटर का पौधा है ना, उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है, ऐसा होना भी चाहिए। सुनो ध्यान से। सपोज करो, देखो कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट। भाई, एक को मैंने एक के पोलन लिए और एक दूसरे टॉल वाले के पोलन लिए, डॉर्फ वाले के स्टिग्मा पे डाले। पोलन ट्यूब निकलेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगी। फिर उस सीड को मैं मिट्टी में डालूंगी, पानी वानी दूंगी, फिर उसका पेड़ बनेगा। तब मुझे पता चलेगा कि वो प्लांट जो है F1 नेक्स्ट जनरेशन, वो टॉल बनी, डॉर्फ बनी, बीच की हाइट बनी, क्या बनी। फिर मैं इसमें से 2 पेड़ लूंगी, एक का पोलन एक के स्टिग्मा पे डालूंगी, फिर वही डबल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसकी सीड बनेगी, फिर उसको मिट्टी में डालूंगी, फिर वो बड़ा होगा, तो मुझे पता चलेगा सेकंड जनरेशन टॉल है, डॉर्फ है, बीच की है, कैसी है। अब बेटा मान लो मटर की साइकिल 50 ईयर्स की होती, लाइफ स्पैन, तो 40 साल 50 साल बाद जाके एक जनरेशन मिलती, तो तब तक तो मर ही जाते ना, साइंटिस्ट ही मर जाते बेचारे। तो हमें ऐसा पेड़ चाहिए जिसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल हो। और मटर का जो पेड़ होता है बेटा, 3-4 महीने में तो पेड़ खत्म हो जाता है, मतलब 2-2.5 महीने बाद उसमें फूल आ जाता है, और उससे फिर पोलन और स्टिग्मा और डबल फर्टिलाइजेशन और सीड और फ्रूट, हर 3-4 महीने के अंदर अंदर में अगली जनरेशन मिल जाती है। और यही कारण था कि 7 ईयर्स के अंदर अंदर 29,000 क्रॉसेस तक उन्होंने लगा लिए थे। और यही कारण था, शॉर्ट लाइफ के कारण वो मल्टीपल जनरेशंस को स्टडी कर पाए थे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा मिला था। तो पहली बात हम लिखेंगे कि जो पी प्लांट है वो एनुअल है, जिसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी 1 साल में 2 से 3 बार हम उसे जनरेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी हमें मिलेंगे, अगली जनरेशंस हमें जल्दी जल्दी मिलेंगी। दूसरा, मटर के अंदर एक बार में बहुत सारी सीड्स बन सकती हैं बेटा। मान लो 2 पेड़ है, एक पेड़ है जिसकी लाइफ साइकिल भी 3-4 मंथ्स है, दूसरे की भी 3-4 मंथ्स है, पर इसमें 4 ही सीड बन पाती है एक बार में। पर एक है जिसमें 1000 सीड बनती है। तो बेटा अगर 1000 सीड बनेंगी, मैं मिट्टी में बोऊंगी, मुझे उनका रिजल्ट मिलेगा, तो इसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता ज्यादा होगी। तो मटर के अंदर बेटा रेट ऑफ सीड प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। तीसरा, मान लो एक पेड़ है, इसकी भी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इसमें भी एक बार में बहुत सारी सीड बनती है, इसमें भी, पर ये बड़ा नाजुक पेड़ है, बीमार पड़ जाता है, मिट्टी बहुत अच्छी चाहिए, हाई फर्टिलिटी वाली चाहिए, खाद देना पड़ता है, ये तो इजीली ग्रो कर जाता है।
तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट में चाहोगे? जो इजीली ग्रो कर जाए। तो इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा पानी की जरूरत नहीं है। चौथा, मटर के अंदर जो कैरेक्टर के ट्रेड्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं बेटा, जबरदस्त कॉन्ट्रास्टिंग। इसका मतलब समझो, जैसे फ्लावर के कलर की मैं बात करूं तो या तो वॉयलेट कलर का फ्लावर है या व्हाइट कलर का, अलग ही दिख जाएगा बेटा। फूल जैसे ही आएगा दिख जाएगा सफेद है कि पर्पल है। दूसरा पेड़ होता जिसमें लाइट वॉयलेट और डार्क वॉयलेट होता, तो भाई पता पड़ा मुझे लाइट लग रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं 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 ये तो डार्क है, या डार्क वाला मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। ये इतना इजी नहीं है, ये बड़ा इजी है। ग्रीन येलो ऐसी सीड है, ऐसा नहीं लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, वेरी डार्क ग्रीन, ऐसा नहीं है। तो कॉन्ट्रास्टिंग है, तो इससे भी उन्हें फटाफट रिजल्ट्स मिले थे ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मटर के अंदर मटर के फ्लावर्स बायसेक्सुअल हैं। अब बेटा फुल कंसंट्रेशन चाहिए। बायसेक्सुअल फूल अगर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद करो, तो उसमें सेम फ्लावर के पोलन को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे डस्ट कर सकते हो, यानी ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। जी हां, इसमें बड कंडीशन में मटर में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन भी करना है, एक पेड़ है, मैं चाहती हूं ये एक और मटर का पेड़ है, दोनों पे बाइसेक्सुअल फूल है, मैं एक का पोलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे डाल दूं तो मैं वो भी कर सकती हूं। आपको याद है हमने पढ़ा था बेटा, जब बाइसेक्सुअल फूल होता है उसमें ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला पेड़ नहीं लिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला लिया, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सके और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सके, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सके। ये फायदे उन्हें मिले मटर के पौधे से। तो यहां पर आप 2 लाइंस इसकी हो गई, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 लाइंस छोड़ दीजिए और एक लाइन और गैप के लिए छोड़ दो। और अब लिखो प्लीज, अब लिखो टेक्निक यूज बाय मेंडल, लिखिए, बहुत मजे आएंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आज तक यह समझ नहीं आया कि एक्चुअली मेंडल जी काम कैसे करते थे? एक्चुअली मेंडल जी काम कैसे करते थे, आओ समझाती हूं। मुझे नहीं समझ आया था जब मैंने पढ़ाई की थी। उन्होंने क्या करा बेटा, सबसे पहले उन्होंने प्योर टॉल पेड़ लिया। प्योर टॉल, प्योर टॉल का मतलब है वो कैपिटल टी रहा होगा, यानी उन्होंने 6 फीट 6 फीट क्रॉस कराया, फिर 6 फीट 6 फीट क्रॉस कराया, 3-4 बार क्रॉस कराया, और ऐसे कर कर उन्होंने एक प्योर लाइन बना ली। प्योर, प्योर मतलब प्योर लाइन टॉल, 6 फीट का। ऐसे ही उन्होंने एक प्योर लाइन डॉर्फ बना लिया, जो स्मॉल टी रहा होगा, उन्हें कुछ नहीं पता अभी। यानी 2 मटर के पौधे लिए 2-2 फीट के, फिर क्रॉस कराया 2 फीट, फिर क्रॉस कराया 2 फीट, ऐसा। इसे बेटा उन्होंने पेरेंट्स माना, इसे उन्होंने पेरेंट्स माना, पेरेंट्स। अब बड़ा ध्यान से सुनो, उन्होंने मान लो इसे मेल माना है और मान लो इसे फीमेल, पर बेटा इन दोनों के जो फूल हैं वो बायसेक्सुअल है, वो बायसेक्सुअल है। तो जो मेल है उसमें से तो मैं पोलन लूंगी, यानी जब मेल के अंदर जो स्टेमन है उसमें एंथर है, उसमें पोलन सैक है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, एंथर फटेगा, डहीसेंस होगा, वो पोलन कलेक्ट कर लिए, वो पोलन कलेक्ट कर लिए। इतना समझ में आया? वो पोलन कलेक्ट कर लिए। अब जो फीमेल वाला है, फीमेल, अब बड़ा ध्यान से सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है तो बाइसेक्सुअल, तो इसी के स्टिग्मा पर इसी के एंथर का पोलन यानी ऑटोगैमी हो जाए, मैं नहीं चाहती। तो उन्होंने क्या करा, मटर के अंदर बेटा स्टेमन्स जो होते हैं ना अलग ही दिखते हैं, दाल वाली फैमिली है, मॉर्फोलॉजी याद करो, डायअडल्फस कंडीशन, डायअडल्फस यानी 9 + 1 10 स्टेमन होते हैं, अलग ही दिखते हैं, हाथ से ही निकाल लेते हैं। तो उन्होंने मेल पार्ट हटा दिया ताकि ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि मैं ये चाहती नहीं हूं।
मेल पार्ट, मस्कुलाइन पार्ट रिमूव कर दिया। न्यूक्लियस रिमूव होता है तो ई न्यूक्लिएशन, मस्कुलाइन पार्ट रिमूव होगा तो इमास्क्यूलेशन। तो जिसे भी फीमेल की तरह चूज करना है बेटा, उसी में से मेल पार्ट रिमूव करेंगे। अगर मान लो उन्होंने बाद में ऐसा भी करा था, पेरेंट्स रिवर्स भी करे थे, उन्होंने ऐसा भी करा था कि डॉर्फ वाले का पोलन लिया और टॉल वाले का स्टिग्मा, तो टॉल वाले फ्लावर का स्टेमन रिमूव करेंगे। जिसे फीमेल की तरह चूज करना है उसका स्टेमन रिमूव करोगे। बेटा इसका कार्पल रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन हो भी गया तो होता रहे, अपने को तो खाली इसके पोलन निकालकर इस पर डालने हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? यानी इमास्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट विच इज स्टेमन्स। बेटा इसे जब कली होती है तभी निकाल देते हैं, वरना सेल्फ पॉलिनेशन बड कंडीशन में भी हो सकता है, इन बड स्टेज। क्यों करा है? ताकि ऑटोगैमी ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि हम ये चाहते ही नहीं हैं। बेटा हम तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में। तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए बड कंडीशन में ही स्टेमन्स को रिमूव कर दिया जाता है फीमेल पेड़ में से, फीमेल में से, फीमेल। अब इसके बाद में मान लो जब वो फूल खिल गया, मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर है, पता पड़ा आपने जब तक अपने पोलन डाले उसके पहले ही कोई दूसरे पेड़ से पोलन आ गया और वहां पे पोलन जर्मिनेशन हो गया, पोलन ट्यूब निकल गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। मैं ये नहीं चाहती, तो हम क्या करते हैं, इस स्टिग्मा को, इस कार्पल को बैग, बटर पेपर से, बैग से, प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप होता है बेटा बैगिंग। बैगिंग तो पहले मेल पार्ट रिमूव कर दिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, फिर बैगिंग कर दी ताकि अनडिजायर्ड पोलन से क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, कोई दूसरा पोलन ना आ जाए, टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन विथ अनडिजायर्ड पोलन। अनडिजायर्ड पोलन सबको समझ में आ रहा है बेटा? अब इंतजार करेंगे और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा तो हम ये बैग हटाएंगे, हम ये बैग हटाएंगे यानी डी बैगिंग करेंगे। और बैग हटाते ही अब हम अपने पोलन को यहां पर डस्ट कर देंगे, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स या पोलन ऑन टू स्टिग्मा। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? डी बैगिंग करी और फिर डस्टिंग कर दी डिजायर्ड पोलन की, ये इसकी यहां से निकाल के यहां डस्ट कर दिया। अब इसके बाद बेटा फटाफट से दोबारा बैग लगाना पड़ेगा, समझो। मान लो आपने भी डस्ट करा और उसी टाइम पर कोई दूसरे पेड़ का भी आ गया पोलन और वो पहले जर्मिनेट कर गया, उसकी पहले पोलन ट्यूब निकल गई, तो आपका पोलन रिजेक्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही डस्ट करा उसके तुरंत बाद में आप करेंगे रीबैगिंग। तो पहले मेल पार्ट रिमूव करा, फिर बैगिंग करी, फिर वेट करा, फिर जब मैच्योर हो गया स्टिग्मा तो डी बैगिंग करी, फिर अपना पोलन डस्ट करा और फिर तुरंत रीबैगिंग करी। और अब इंतजार करेंगे, पोलन जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब निकलेगी, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल सीड बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगी, तब तक इंतजार। पर मटर में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है और फिर जाकर हमें सीड मिलेगी, फिर जाकर हमें सीड मिलेगी। ये नेक्स्ट जनरेशन यानी F1 की सीड्स हैं। मान लो 1000 सीड्स मिली, अब इसे मिट्टी में बो देंगे, सो इन सॉइल। आप इंतजार करेंगे और इससे पेड़ बनेगा, यानी F1 प्लांट मिलेगा आपको, F1 प्लांट, फर्स्ट जनरेशन का पेड़ मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा वो पेड़ 6 फीट का है पापा की तरह, 2 फीट का है मम्मी की तरह, या बीच के 3-4 फीट का है।
मान लो 1000 सीड्स थी, मान लो 1000 पेड़ मिले। अब फिर से ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले होंगे क्योंकि ये पी है, मटर है। फिर इनमें से कोई 2 पेड़ मैंने चूज करे, एक टॉल, जो भी 2 पेड़ मिले, मान लो सारे टॉल मिले तो, या सारे डॉर्फ मिले, या एक टॉल कुछ डॉर्फ मिले, जो भी, मैंने 2 पेड़ चूज करे। वो मैं सिखाऊंगी क्या मिले थे। एक को फिर मेल डिसाइड किया, एक को फीमेल डिसाइड किया। जिसे फीमेल डिसाइड करा उसका फिर ईमास्कुलेशन, बैगिंग की, वेट करा, स्टिग्मा एक्टिव हुआ, तब डी बैगिंग करी। फिर जिसे मेल चूज करा है उसका पोलन डस्ट करा, फिर री बैगिंग करी, फिर इंतजार किया, फिर सीड मिली। वो अगली जनरेशन F2 की सीड्स हैं। फिर उनको मिट्टी में डाला, फिर इंतजार किया, फिर जो पेड़ बना वो F2 का पेड़ है। फिर पता चलेगा F2 कैसा है। यानी F1 के ही 2 पेड़ों में से एक को मेल एक को फीमेल माना है। इसे कहते हैं बेटा सेल्फिंग ऑफ F1 करवाई मैंने, सेल्फिंग ऑफ F1। उससे मुझे F2 की सीड्स मिली, F2 के पेड़ मिले। फिर ऐसे ही उनमें से 2 लिए, एक मेल सोचा एक फीमेल सोचा, फीमेल वाले में ये सारी कथा कहानी करी और फिर F3 मिला। कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? मजे आए? थैंक यू कायना, थैंक यू। इस टेक्निक को कहते हैं ईमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इस तरीके से मेंडल जी ने काम किया था, इस तरीके से वो काम करते थे। पहले वो प्योर लाइन लेते थे एज पेरेंट्स, इस तरीके से F1 की सीड्स बनाते थे, F1 के पेड़ उगाते थे, उसके रिजल्ट्स देखते थे, फिर F1 की सेल्फिंग कराकर F2 बनाते थे, F3 तक वो ये काम किया करते थे। चलिए अब एक बात और समझिए बेटा, उन्होंने जो लिया था पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, बेटा ये भी एक डिप्लॉइड पेड़ है। यानी इसमें भी हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होती है हमारी तरह। एक कॉपी मेल गैमीट से आती है, एक कॉपी फीमेल गैमीट से आती है। इसके अंदर टोटल 14 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं। जैसे हमारे में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। मेंडल ने इसके 7 कैरेक्टर्स चूज करे। मेंडल कंसिडर्ड 7 कैरेक्टर्स। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर 7 कैरेक्टर्स हैं तो ट्रेड्स कितने होंगे? जरा बताओ, ट्रेड्स कितने होंगे? पेड़ की हाइट एक कैरेक्टर है, वो टॉल या डॉर्फ 2 ट्रेड्स में मिल सकती है। तो अगर 7 कैरेक्टर्स हैं तो 14 ट्रेड्स होंगे। बहुत बढ़िया। जरा ये बताओ प्योर लाइंस कितनी बनानी पड़ेंगी, 7 या 14? सोच के बोलना, प्योर लाइंस कितनी बनानी पड़ेंगी? प्योर लाइंस, देखते हैं कौन आंसर करता है। प्योर लाइंस कितनी बनानी पड़ेंगी? प्योर लाइंस देखो, जब मेंडल ने पेड़ की हाइट कैरेक्टर लिया था तो एक पेरेंट प्योर लाइन टॉल लिया था, बनाया था, और एक पेरेंट प्योर लाइन डॉर्फ बनाया था। मतलब बेटा 2 ट्रेड्स थे तो दोनों के लिए प्योर लाइन बनाई थी। तो अगर 14 ट्रेड्स हैं तो 14 के लिए प्योर लाइंस बनेंगी। ये PYQ आया हुआ है, आया समझ में? 7 नहीं बनेंगी बेटा, टॉल की भी प्योर लाइन बनी है, डॉर्फ की भी प्योर लाइन बनी है। जितने ट्रेड्स हैं, 2 ट्रेड्स हैं तो दोनों की प्योर लाइन बनी है। तो अगर 14 ट्रेड्स हैं तो 14 ही प्योर लाइंस बनाई जाएंगी। अब मुझे 2 मिनट आपका फुल अटेंशन चाहिए। लिखना मत, अभी कुछ मत लिखना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक सीक्वेंस याद करा रही हूं कैरेक्टर्स का। सबसे पहले जब हमने पेड़ को देखा तो हमें हाइट दिखी, यानी पेड़ की हाइट या स्टेम की हाइट।
अब कहानी शुरू करते हैं बीज से। सुनो ध्यान से, पहले सीड का कलर, सीड का शेप। सीड से पेड़ बना, पेड़ में फूल आया तो फ्लावर का कलर, अब फ्लावर का शेप नहीं होता तो फ्लावर की पोजीशन, और ओवरी जो है फ्लावर की वही फ्रूट बनाएगी तो फ्रूट का कलर और फ्रूट का शेप। मटर के अंदर आपको सिखाया है मैंने, लेग्यूमिनोसी फैमिली में फ्रूट को पॉड बोलते हैं, वो जो मटर की फली है वो पॉड है। बेटा इसी सीक्वेंस में याद करना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले पेड़ की हाइट, फिर सीड का कलर, सीड का शेप, फिर सीड के बाद फ्लावर दिखा जब पेड़ बड़ा हो गया तो फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन होती है, फिर फ्लावर से फ्रूट बना तो फ्रूट का कलर और फ्रूट का शेप। देखो बेटा कलर पहले आ रहा है, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप, कलर शेप, कलर पोजीशन, कलर शेप, सीड फ्लावर फ्रूट। मेंडल जी ने ही डिसाइड करके हमें बताया था कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव। कैसे किया था वो कल सिखाऊंगी आपको। तो ये तो 7 कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर के 2-2 ट्रेड्स हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि मेंडल जी ने ये कैसे बताया था। तो टॉलनेस डोमिनेंट है, डॉर्फनेस रेसेसिव है, येलो सीड डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है, राउंड शेप डोमिनेंट है, रिंकल्ड रेसेसिव है, वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट है, व्हाइट रेसेसिव है। यहां उल्टा है बेटा, यहां येलो सीड डोमिनेंट है पर फ्रूट ग्रीन डोमिनेंट होता है। अगर फली पूरी ऐसी है तो ये डोमिनेंट है, पर अगर ये ऐसी पिचकी हुई है तो ये रेसेसिव है। डोमिनेंट के लिए कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं तो कैपिटल टी ले लिया, और रेसेसिव के लिए इसी का स्मॉल लेटर कर देते हैं। तो अगर ये कैपिटल वाई है स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वी स्मॉल वी, इसे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल आई स्मॉल आई। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रेसेसिव। इसका मतलब समझो, मान लो फ्लावर यहां टॉप पे लगा है तो ये टर्मिनल है, पर अगर यहां पर नोड है, यहां पर लीफ है, ये एक्सिलरी पोजीशन है, यहां फूल लगा है तो ये डोमिनेंट है। बेटा फिर बोलती हूं आपसे, बहुत ध्यान से सुनो, भागो मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं। धड़ल्ले से क्वेश्चंस आते हैं बेटा इस टेबल से। कौन सा कैरेक्टर चूज करा, कौन सा कैरेक्टर चूज नहीं करा, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट नहीं है, कौन सा रेसेसिव है, कौन सा रेसेसिव नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर से करते हैं, याद करो मेरे साथ। सबसे पहले पेड़ की हाइट, फिर सीड, फिर फ्लावर, फिर फ्रूट। सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप। टॉल डॉर्फ, येलो ग्रीन, राउंड रिंकल्ड, वॉयलेट व्हाइट, एक्सियल टर्मिनल, ग्रीन वॉयलेट, फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, मेंडल जी को ऐसा लगा था कि ये 7 कैरेक्टर के जीन्स 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है, पर ऐसा नहीं था। 4 क्रोमोसोम्स पर मिलाकर ये जीन्स थे। मटर में और भी कैरेक्टर्स होंगे बेटा, और भी जीन्स होंगे, लेकिन उन्होंने स्टडी नहीं करे थे। मेरे साथ याद करो, 41, 71, 454, बोलो क्या बोला मैंने, 41, 71, 454, 41, 71, 454। पर ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब आप इस ट्रिक से और इस सीक्वेंस में याद करोगे। मैं फिर कहती हूं, 41, 71, 454, 41, 71, 454, बोलो 10-15 बार, 41, 71, 454। ये क्वेश्चन आता है बेटा, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं। देखो मैं कैसे याद करती हूं, 41, 71, 4, 54, यानी फर्स्ट, फिफ्थ और सेवेंथ, यानी स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन एंड पॉड का शेप। इसी तरीके से सीड कलर और फ्लावर कलर क्रोमोसोम 1 पर है। हां, रूट का कलर अलग है और सीड का शेप अलग है। तो 4 क्रोमोसोम्स पर उनके 7 कैरेक्टर के जीन्स थे। अगर मेंडल जी को ये पता होता ना तो लिंकेज भी मेंडल जी ही खोज देते। ये आपको और डिटेल में बताऊंगी जब लिंकेज पढ़ाऊंगी।
इस टेबल को बेटा इसी सीक्वेंस में याद करना। अब एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी निकालिए, एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी निकालो सब, एक बार एनसीईआरटी निकालिए। ये डायग्राम निकालो बेटा, ये वाला डायग्राम निकालो एनसीईआरटी। देखो पेटल है, स्टिग्मा भी है बेटा, यानी कार्पल भी है, स्टेमन भी है। स्टेमन के अंदर एंथर होता है जहां से पोलन निकालेंगे, और कार्पल के अंदर स्टिग्मा होता है जहां पोलन डस्ट करेंगे। यानी ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। अब बेटा एक को मेल माना है, उसकी तो सिर्फ पोलन चाहिए, उसमें कुछ काट पीट नहीं करनी। पर जिसे फीमेल मानोगे उसके पहले मेल पार्ट हटा दोगे, पूरा का पूरा स्टेमन हटा देते हैं, या एंथर कम से कम हटा दो ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। फिर इसकी बैगिंग करोगे, फिर डी बैगिंग करोगे, फिर इसके पोलन इस पर ट्रांसफर करोगे, डस्टिंग करोगे, फिर इसकी री बैगिंग करोगे, फिर इंतजार करोगे, फिर इसका फ्रूट विथ सीड्स बनेगा, फिर उसे मिट्टी में डालोगे तो ये पेड़ बनेंगे। बेटा हम जो मटर की फली लाते हैं वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव? जरा प्लीज मुझे चैट्स में लिखकर बताओ, वो डोमिनेंट है या रेसेसिव? हम जो मटर की फली घर में लाते हैं, प्लीज बताइए। देखो स्टेम की हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, रूट का कलर, फ्रूट का शेप, टॉल डॉर्फ, एक्सियल टर्मिनल, ग्रीन येलो, फुल कंस्ट्रिक्टेड, वॉयलेट व्हाइट, येलो ग्रीन, राउंड रिंकल्ड, डोमिनेंट रेसेसिव। आप तो वही टेबल याद कर लेना जो मैंने, यस डोमिनेंट हमारी ग्रीन है। और जो हम मटर खाते हैं सीड, वो डोमिनेंट है या रेसेसिव? जरा चैट में लिखकर बताओ। हम जो मटर खाते हैं बेटा, हम जो मटर खाते हैं, बताइए, हम जो मटर खाते हैं बताइए। मटर हम ग्रीन कलर की खाते हैं, सीड ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की सीड बेटा रेसेसिव होती है, ग्रीन कलर की सीड रेसेसिव होती है। जी हां, हम जो मटर खाते हैं वो रेसेसिव सीड खाते हैं। चलिए खैर, तो अब आप पढ़ना, ये एक एक शब्द मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा। आज आप एनसीईआरटी रीड करना, हमने ये भी देख लिया है पूरा चार्ट, ये भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, ये भी पूरा टेक्निक समझा दी है, ये भी हो गया है पूरी तरीके से। ये एनसीईआरटी का टेबल भी हमने देख लिया है, ये वाला डायग्राम भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। चलो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चंस करते। नहीं नहीं अभी कहां भाग रहे हो, अभी नहीं भागना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन। आज थोड़ा सा होमवर्क भी दिया है मैंने आपको, चल करो ट्राई। हमने क्या बात करी? इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, वेरिएशंस मतलब हम किस तरह से डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, और इनहेरिटेंस और वेरिएशन की साइंस टोटल उसे कहते हैं जेनेटिक्स। कैरेक्टर और ट्रेड समझ आ गया तो जरा थम्स अप दो। अलील जीन समझ आया, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट रेसेसिव, प्योर लाइन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्या ये सब मतलब समझ में आ गए? तो जरा एक थम्स अप दे दो मुझे प्लीज। 90%। दक्ष, शकुन, धर्म, ऋत्विक, वेरी गुड। ओ सॉरी सॉरी, मेंडल्स वर्क रीडिस्कवर्ड, ये गलत गलत टाइप हो गया है बेटा, रीडिस्कवर्ड बाय। अब करो सॉल्व। ह्यूगो डिवरिस फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी एंड शर्मार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया। 1900 में रीडिस्कवर हुआ था, 16 साल 16 years आफ्टर हिज डेथ। 90% धर्म, राज, यश, हिमांशु, राजशाही, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल काम, अब एक्चुअली उन्होंने कैसे बताया कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है, वो अगली क्लास में बहुत मजे आएंगे बेटा। फिजिकली जो दिखता है वो फिनोटाइप है, ब्लैक है कि ब्लू है, टॉल है कि डॉर्फ है, वॉयलेट है कि व्हाइट है, ग्रीन है कि येलो है, ये फिनोटाइप है।
और उसमें फिर वो डोमिनेंट, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, रेसेसिव है, वो अलग कहानी है। 81% राजशाही, सहराज, हिमांशु, वैदिक, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मजे आएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इतनी एनसीईआरटी आप रिवाइज करके आना, अच्छे से पढ़ के आना, फिर नेक्स्ट क्लास से मैं एनसीईआरटी मार्क करवाऊंगी क्लास में। हाँ जी, अगर जीनोटाइप में एक ही तरह के जीन्स हैं, सेम लोकस, एक्चुअली अलील्स कहना चाह रहे हैं, एक ही तरह के, यानी दोनों कैपिटल बी हैं या दोनों स्मॉल बी हैं, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस। 83% दक्ष, देवेश, धर्म, हाँ जी, अगर अब कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से उल्टा होना चाहिए, जीन के दो अलील फॉर्म्स होते हैं, बट ऐसा लिख देते हैं, नॉट सेम मतलब हेट्रोजाइगस, नॉट सेम मतलब हेट्रोजाइगस। 92% देवेश, निमेश, शिकुन, हिमांशु, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय हेट्रोजाइगस पेयर। बेटा हेटेरोजाइगस मतलब ये 50% गैमीट्स के अंदर कैपिटल बी जाएगा। मियोसिस याद है, एनाफेज 1 याद है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, और 50% के अंदर ये जाएगा, यानी आधे गैमीट ऐसे बनेंगे, आधे गैमीट ऐसे बनेंगे, यानी दो तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल बी वाले और स्मॉल बी वाले। 67%, ये और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। वैदिक, राजशाही, सिकुन, दक्ष, सहराज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। अलील्स क्या हैं? ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन है जो सेम कैरेक्टर, बेटा ट्रेट डिफरेंट होगा, ब्लैक और ब्लू, टॉल एंड डॉर्फ, पर कैरेक्टर सेम होगा, आई कलर, प्लांट हाइट। हाँ, एक ट्रेट के लिए होंगे, ब्लैक के लिए या ब्लू के लिए, टॉल के लिए या डॉर्फ के लिए, यानी सारी ही बातें बिल्कुल सही हैं। 53% ने सही किया, देवेश, धर्म, हिमांशु, कविराज। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? तो प्लीज मुझे यस लिखकर भेजो। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये जेनेटिक्स के हैं, पर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के मॉर्गन हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, बट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन है। 62% देवेश, चौधरी, वैदिक, सहराज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने सिर्फ इस पर काम किया था, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, स्वीट पी, लेथायरस ओडोराटस, वाइल्ड पी, किसी पे काम नहीं किया था, ओनली एंड ओनली जो हम घर में मटर खाते हैं उस पर काम किया है। 86%, सिकुन, चौधरी, शेरल, हर्षिता, नरेंद्र, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, पहले मेंडल जी के बारे में काफी पूछते थे, करिए ट्राई।
ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुए थे बेटा, ऑस्ट्रिया में हुए थे। 1856 में तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, इतना तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो वो तो हो नहीं सकता है। 85% हिमांशु, सिकुन, वैदिक, चौधरी, वेरी गुड। चल, तो आई थिंक आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास बहुत जबरदस्त होगी, कोई मिस मत करना, क्योंकि कल हम मेंडल जी का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ेंगे, जिससे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब कुछ उन्होंने कैसे बताया था, एक्चुअली कैसे बताया था, उसकी हम बात करेंगे। लीडर बोर्ड दिखा देती हूं बेटा, बिल्कुल आप लोगों को उसका इंतजार रहता है। हिमांशु फर्स्ट है, धर्म, क्राइव, सिकुन, देवेश, गुरकृपाल, यश, कोमल, जानबाज एंड ऋतिक। वेरी गुड, वेल डन एवरीबॉडी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की स्टार्टिंग, मुझे जरूर से ऐप पर अपने कमेंट्स करना, जो डाउट्स हो वो भी पोस्ट करना, मैं सब आंसर कर दूंगी। बाय।